रातों रात तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी हिंदी साहित्य भारती का तो कार्यकाल 1 वर्ष का है। 15 जुलाई को हमारा रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ था। 1 वर्ष के इस अंतराल में हमने अपने संगठन को खड़ा किया और हमने उल्टा किया। कैसे? हमने पहले प्रदेश गठित किए। हमारी एक केंद्रीय टीम थी, लेकिन केंद्रीय टीम के वो लोग थे, उनके कोई पद नहीं थे। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी और केंद्रीय महामंत्री के रूप में मैं उनके साथ था। बाकी हमारे साथ में 25-30 लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरी मेहनत की। हमारी सारी कार्यकारिणियां गठित हुई। उसके बाद में अभी कल हमने पूरे देश में एक साथ सारी प्रदेश की राजधानियों में, बड़े नगरों में, महानगरों में, सब में हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी कहते हैं क्योंकि हमारा संगठन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और हमारी विदेश कार्यकारिणी, उन दोनों का हमने किया। हिंदी को राजभाषा तो आप कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा बनाने में आप लोग किस तरीके से प्रयास करते हैं, कैसे आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी जो संस्था है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज ऑन नेटवर्क को। मैं हूं आपके साथ हेमंत। हिंदी साहित्य को लेकर बहुत सारी बातें हमारे देश में होती रही हैं। कई बार पार्लियामेंट में भी आपको वाद विवाद देखने को मिला है सत्ता के बीच और विपक्ष के बीच कि भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए, लेकिन विपक्ष की एक अलग ही सोच थी इस विषय पर, क्योंकि वो डाइवर्सिटी को देख रहे थे, कल्चर को देख रहे थे कि हिंदी भाषा को किसी पर थोपा नहीं जा सकता। हिंदी साहित्य को लेकर बहुत सारे लेखाकारों ने भी टिप्पणी की है। उसी विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे आज, क्योंकि हिंदी साहित्य कम से 32 देशों में लगभग फैल चुका है। और हमारे बीच उसी विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर अनिल शर्मा जी, केंद्रीय महामंत्री हैं हिंदी साहित्य भारती के और प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा संघ के, और प्रदेश सह संयोजक हैं पॉलिसी रिसर्च विभाग भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में, और प्रदेश महामंत्री विद्या भारती उत्तराखंड, हिंदी प्रवक्ता बीएसएम इंटर कॉलेज रुड़की में जो है। इतने सारे पदों पर सर आप हैं, बहुत बहुत स्वागत सर न्यूज ऑन नेटवर्क में और हमें समय देने के लिए। हिंदी साहित्य को लेकर बहुत सारी बातचीत हमारे देश में होती रही है, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि 32 कंट्रीज में ये लगभग आपकी जो संस्था है वो फैल चुकी है। हेमंत जी, बहुत सारी संस्थाएं इस देश के अंदर साहित्यिक क्षेत्र में हैं। गली मोहल्ले नगर, हो सकता है किसी का जो दायरा हो वो प्रदेश तक का भी हो, लेकिन हिंदी साहित्य भारती अपने जिन उद्देश्यों को लेकर के आगे आई है, और लगभग इसी लॉकडाउन के बीच में, इसी लॉकडाउन में जो इसके संस्थापक हैं, जिनके मन मस्तिष्क में सबसे पहले ये विचार आया, अपने डॉक्टर रविंद्र शुक्ल झांसी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और कृषि मंत्री रहे हैं कल्याण सिंह जी की सरकार में। तो उन्होंने महसूस किया कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हिंदी को वो सम्मान नहीं मिला है जिसकी वो हकदार है। और जैसा भी आपने बताया कि कई बार विवाद की स्थिति आती है, वो विवाद की स्थिति केवल राजनीतिक होती है। मैंने खुद भी अनुभव किया है, और मैं भी आपको बताऊंगा हिंदी साहित्य भारती जो हमारी संस्था है उसके विस्तार को लेकर के। दक्षिण भारत में भी अब हिंदी को बोलने वाले, समझने वाले संख्या बहुत बड़ी हो गई है। अपनी हिंदी साहित्य भारती की तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्रा में, तेलंगाना में, इन सारे प्रदेशों में, अपनी वहाँ महाराष्ट्र में इकाइयाँ खड़ी हैं। और वहाँ के जो निवासी हैं, जो हिंदीतर भाषी जो लोग वहाँ के हैं, उनकी तमिल हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, मलयालम हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, लेकिन वो सारे वहाँ के जो निवासी हैं वो हिंदी को इतना प्रेम करते हैं। लगातार वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार वहाँ हिंदी विषयों को लेकर के संगोष्ठियाँ होती हैं। और आपको अच्छा लगेगा सुन करके कि हमारी कर्नाटक की एक कार्यकर्ता ने ये कहा कि हमको अहिंदी भाषी मत कहिए, हिंदी तर कह सकते हैं कि भाई हिंदी के अलावा जो दूसरे प्रदेश है जहाँ की मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको बहुत बुरा लगता है जब हमको कहा जाता है अहिंदी भाषी क्षेत्र। हिंदी से इतना प्रेम वो लोग करते हैं। तो ये जो विरोध की बात है केवल राजनीतिक विरोध है। आज तमिलनाडु में हिंदी साहित्य भारती हमारी संस्था भी और अन्य संस्थाएं भी हिंदी के लिए काफ़ी कुछ काम कर रही हैं। तो जब मैं कह रहा था कि हिंदी साहित्य भारती हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के सम्मान के लिए, हिंदी साहित्य को, ऐसा साहित्य जो समाज को, जो देश को गति देता है, क्योंकि साहित्य का मतलब ही है जिसमें सहित का भाव हो, जिसमें लोक कल्याण की भावना हो, जिसमें समाज और राष्ट्र के कल्याण की भावना हो, उसको लेकर के साहित्य रचा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है हेमंत जी, इस बीच में ऐसा भी साहित्य रचा गया है
जिसकी पंक्ति देखो, आप कबीर जी के दोहे अनपढ़ व्यक्ति भी गुनगुनाता है, सूरदास के पद गुनगुनाता है, लेकिन ऐसे साहित्यकार इस देश के अंदर आए जिनकी 2 पंक्तियां किसी को याद नहीं है, लेकिन अगर पुरस्कार मिल रहे, अकादमी पुरस्कार भी उनको मिल रहे हैं, उनकी रचनाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो रही हैं, वही हिंदी भाषा संस्थान में और वही साहित्य अकादमियों में चेयरमैन और निदेशक बन रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य था, लेकिन समय बदल रहा है। आज राष्ट्रवादी सोच के, आज ऐसे सोच के व्यक्ति आगे आ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, इस पर भी हम लोग जाएंगे कि बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए इसको लेकर पार्लियामेंट में भी बहुत बातचीत हुई है, पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने अपनी अपनी राय रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं फंडामेंटल जो राइट है वो लोगों का, वो कोई भी भाषा बोले, हाँ बिल्कुल, भाषा को थोपा जाना जी, वो एक अलग तरीके से किस तरीके से आप उसको देखते हैं कि क्योंकि डाइवर्सिटी है, कल्चर सबके, बिल्कुल बिल्कुल, लैंग्वेजेस यहाँ तो कदम कदम पे बोलिए आप देखिए बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। तो कहा जाता है कि लोगों की तरफ से कि भाई हम पर भाषा थोपी जा रही है। हाँ। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप भारत के अंदर, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? इस बीच भी जो हमारा अपना अनुभव हुआ है, तो ये जो थोपे जाने वाला जो डायलॉग है, जो ये लोग बोलते हैं, निश्चित रूप से वो केवल राजनीतिक है। कोई भाषा थोपी नहीं जा सकती। हिंदी आज भारत की ही नहीं, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा समझेगा आप। अभी हालांकि चाइनीज उसमें आ रखी है, लेकिन आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जयंती प्रसाद नौटियाल जी ने पूरा रिसर्च किया है, दूतावासों से आंकड़े मंगाए हैं, और उसमें सिद्ध हो चुका है कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। हमारे देश में तो है ही। तो मैं अब जो दक्षिण भारतीय क्षेत्र है, वहां जब थोपने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जो अपनी मातृभाषा है उसमें विकास होना चाहिए। और हिंदी साहित्य भारतीय का भी एक उद्देश्य था, अन्य उद्देश्यों के साथ, कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसका शिक्षण माध्यम क्या हो, मातृभाषा हो। और वो नई शिक्षा नीति में भारत सरकार ने मान भी लिया है कि 5वीं तक की जो कक्षा का शिक्षण है वो मातृभाषा में होना, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, उड़िया में, उनमें होना चाहिए। लेकिन एज ए होल जो एक संपर्क भाषा के रूप में, आज नहीं, देश के आंदोलन में भी अगर किसी ने देश को जोड़ने की बात अगर की, देश को जोड़ने की सक्षमता अगर की योग्यता किसी के अंदर थी, तो वो हिंदी भाषा में थी। और महात्मा गांधी जी ने इसको स्वीकार किया, अनेक विद्वानों ने उस समय स्वीकार किया। दक्षिण भारत के रहने वाले बहुत सारे लोगों ने हिंदी के नारे बोल बोल करके मां भारती का स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया। तो वो कहीं थोपे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन पूरे देश को जोड़ने के लिए आज अगर कोई भाषा हो सकती है तो वो केवल हिंदी हो सकती है। अब केंद्र में महामंत्री हैं, लेकिन हमें ये बताइए, केंद्र की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें दक्षिण भारत के बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। मैं दिल्ली के संस्थान की बात कर रहा हूँ, जेएनयू की बात कर रहा हूँ, तो कई बार वहाँ के स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देते हैं कि हिंदी को लेकर, कि हिंदी कई बार थोपी जाती है। तो उसको कैसे देखते हैं आप संस्थानों में जो बच्चे पढ़ने के लिए? देखिए हेमंत जी, दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब तो उनके मंसूबों पर पानी पड़ गया है जी। नाम कन्हैया है और वो कहते हैं कि टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो कह रहे हैं अलग कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो बिहार से बिलोंग करते हैं। मैं दक्षिण भारत के जो स्टूडेंट वहां पर आते हैं पढ़ने के लिए, वो कई बार हिंदी भाषा को लेकर हमारा कहना ये है कि भाषा कितनी भी हो उनको सीखना चाहिए। हमारे उत्तर भारत के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज वहां जाकर के दक्षिण भारतीय भाषा सीख रहे हैं। दक्षिण भारत के लोग आज उत्तर भारत की भाषा सीख रहे हैं। और एक मैं बहुत बड़ा नाम बताता हूं, दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं तमिलनाडु के, सुब्रमण्यम भारती, जिनको वहां भरतियार कहते हैं। सुब्रमण्यम भारती जी बनारस आए, वो तमिल भाषी थे, लेकिन बनारस आए, उन्होंने संस्कृत सीखा, उन्होंने हिंदी सीखी, और उनकी रचनाएं सभी भाषाओं में हैं। उन्होंने देश को जोड़ने की कोशिश की, उनको देश निकाला दिया गया, लेकिन उन्होंने हिंदी को भी कहा कि हिंदी हमारी ऐसी भाषा है कि जो राष्ट्रभाषा बन सकती है। तो ये सब वातावरण जो बनाने का प्रयास किया था, ऐसी यूनिवर्सिटीज में अगर कहीं कोई विरोध की बात आती है तो वो केवल ऐसे लोग जिन्होंने इस देश के वातावरण को कलुषित किया है, इस देश में जहर घोलने का प्रयास किया है, उन लोगों का कोई उद्देश्य नहीं है। वो लोग क्या करते हैं कि केवल लोगों को भिड़ाना होता है। लेकिन माँ भारती की जब अस्मिता की बात आती है, माँ भारती के सम्मान की जब बात आती है, तो वो कहीं ना कहीं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसे लोग वो व्यवस्था में शामिल हुए, उन्होंने वही किया कि उनकी रचनाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित, सारे पुरस्कार उनको मिले, सब कुछ हुआ। लेकिन आप देखिएगा कि जब उन्होंने देश में असहिष्णुता की बात की कि साहब इस देश में ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो सब उनका ड्रामा था और आज वो सब बेनकाब हो चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, हिंदी के बारे में आपने जिक्र किया, हिंदी को राजभाषा तो आप कह रहे हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा बनाने में आप लोग किस तरीके से प्रयास करते हैं, कैसे आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी जो संस्था है? देखिए,
हिंदी साहित्य भारती का प्रमुख लक्ष्य है, जैसे मैंने पहले बताया, वो ये है कि हिंदी को हम राष्ट्र भाषा का संवैधानिक जो उसको एक दर्जा है उसको दिलाएंगे। राष्ट्रभाषा के रूप में तो वो हर मतलब मन मन में जन जन की भाषा है, लेकिन एक संवैधानिक दर्जा मिले उसके लिए हमने अपना बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने शुरू किया है पत्र लेखन का। और उसके माध्यम से हमारे पत्र लेखन की हमारी संयोजिका हैं डॉक्टर कविता भट्ट जी, उत्तराखंड की ही वो प्रदेश महामंत्री हैं, श्रीनगर विश्वविद्यालय में हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में। तो वो पत्र के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति के नाम हम एक अपना अभियान चला रहे हैं, वो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। और उसमें हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम ये निवेदन कर रहे हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का संवैधानिक दर्जा दें। दूसरा, जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत, तो भारत को ये स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं कि इंडिया लिख करके फिर कहा जाएगा कि दैट इज भारत, वो भारत पर्याप्त है, वहां से इंडिया शब्द हटाया जाए। और ऐसे संवैधानिक उसमें कहीं अगर इंडिया इस तरह का है तो वहां पर भारत शब्द ही प्रयुक्त किया जाए, इंडिया की प्रयुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसको एक पत्र के माध्यम से जब सामान्य थोड़ा समय होगा तो ये सारे पत्रों को इकट्ठा करके एक बग्घी में लेकर के और हम महामहिम राष्ट्रपति जी के पास जाकर के उन सब पत्रों को सौंपेंगे। इसके माध्यम से पूरे देश में ही नहीं, विदेश में भी जो हमारे लोग हैं वहां भी अलग जगी हुई है, सब लोग इसके लिए लगे हुए हैं। और अभी कल भी हमने सब आह्वान किया है, तो इसके माध्यम से ये जो पत्र लेखन का हमारा कार्य है, इससे जनजागरण का हम काम कर रहे हैं। बीजेपी में भी है, प्रदेश संयोजक है पॉलिसी रिसर्च विभाग में। और तो पिछले 7 सालों में कितना बदलाव आप देखते हैं हिंदी को लेकर कि सरकार ने कितना काम किया है? क्योंकि हम बहुत सारे स्टेट्स में हिंदी और संस्कृत दोनों को हम लोग देख रहे हैं, उत्तराखंड की भी हम बात करें, लेकिन उस तरह का काम ना संस्कृत पे हुआ है ना हिंदी पे हुआ है। आप उसको किस तरीके से देखते हैं पिछले 7 सालों में? पिछले 7 वर्षों में निश्चित रूप से जो सरकार है और जो सरकार का नेतृत्व है उनके मन में हिंदी को लेकर, संस्कृत को लेकर और अन्य भारतीय भाषाओं को भी लेकर के उनको सबके विकास की बात का मन में है। और हिंदी के लिए निश्चित रूप से ये चीज सिद्ध भी हो चुकी है। आज राजनीतिक क्षेत्र में मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब अभी परसों तरसों जब मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह था तो उसमें दक्षिण भारतीय प्रदेशों के मंत्रियों ने हिंदी में शपथ लिए, तो मुझे अच्छा लगा। और ये जो एक भ्रामक वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जाता रहा है, 7 वर्षों में बहुत कुछ आगे हम बढ़े हैं और धीरे धीरे एक मानसिकता तैयार की जाएगी। मातृभाषा का सम्मान होगा, तमिल का पहले सम्मान हो, तेलुगु का पहले सम्मान हो, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में आज उत्तर प्रदेश को, आज उत्तराखंड को, आज चेन्नई से जोड़ने के लिए, आज हैदराबाद से जोड़ने के लिए, आज बेंगलोर से जोड़ने के लिए हिंदी सर्वाधिक सरल भाषा हमारे लिए है। और उस तरफ हमारे संगठन भी, हिंदी साहित्य भारती भी काम कर रही है और हमने उस सेतु को बनाया है। आज जितने हमारे हिंदी साहित्य भारती से लोग जुड़े हैं, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वो मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। और वहां के वातावरण को उनका कहना है स्पष्ट कि विरोध अगर है तो राजनीतिक है, नहीं तो कहीं कोई विरोध नहीं है। मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि 32 देशों में ये आप जो है हिंदी साहित्य को लेकर बहुत सारी बातचीत होती है, आप भी 32 देशों में लगभग फैल चुका है हिंदी साहित्य, लेकिन अपने देश में दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, अगर आप प्रदेश की उनकी बात करें और जिलों की बात करें तो वहां तक शायद नहीं पहुंच पाया। देखिए, तो क्या कमियां आप देखते हैं कि क्या कमी वो रही है कि वहां तक नहीं पहुंच पाया, 32 देशों तक पहुंच गया? हेमंत जी, रातों रात तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी हिंदी साहित्य भारती का तो कार्यकाल 1 वर्ष का है। 15 जुलाई को हमारा रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ था। 1 वर्ष के इस अंतराल में हमने अपने संगठन को खड़ा किया और हमने उल्टा किया। कैसे? हमने पहले प्रदेश गठित किए, हमारी एक केंद्रीय टीम थी, लेकिन केंद्रीय टीम के वो लोग थे, उनके कोई पद नहीं थे। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी और केंद्रीय महामंत्री के रूप में मैं उनके साथ था। बाकी हमारे साथ में 25-30 लोग ऐसे थे जिन्होंने पूरी मेहनत की। हमारी सारी कार्यकारिणियां गठित हुई। उसके बाद में अभी कल हमने पूरे देश में एक साथ सारी प्रदेश की राजधानियों में, बड़े नगरों में, महानगरों में, सब में हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी कहते हैं क्योंकि हमारा संगठन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और हमारी विदेश कार्यकारिणी, उन दोनों का हमने किया। तो उस स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अब वातावरण धीरे धीरे बदल रहा है। अब राजनीतिक लोग जो उनको अपना मुद्दा बनाते थे, राजनीतिक रोटियां सेकते थे दक्षिण भारत में भी, वो भी कहीं अब अलग थलग पड़ रहे हैं, वो इस चीज को समझने लगे हैं। और जहां तक विदेश की बात है, आपने कहा कि 32 देशों में हिंदी साहित्य भारती खड़ी हो चुकी है, उसके पीछे भी देखिए हमारे वहां प्रवासी लोग हैं, वो भी हिंदी को बहुत सम्मान करते हैं और उस रूप में चाहते हैं, भले ही वो 7 समंदर पार वहां रह रहे हों,
लेकिन उनकी इच्छा होती है कि भारत के अंदर हिंदी को सम्मान मिले, राष्ट्रभाषा का संवैधानिक दर्जा मिले। तो वहाँ भी जो हमने जो अपनी बनाया है, तो क्या होता है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारे लोग वहाँ गए नौकरी के लिए, वो लोग हिंदी बोलते हैं, सारी अपनी संस्कृति भारत की जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे फिर जब नई पीढ़ी वहाँ तैयार होती है, अमेरिका में, फ्रांस में, दूसरे देश में, तो वहाँ क्या होता है कि वो बच्चे धीरे धीरे हिंदी से और अपनी हिंदू संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति से कट जाते हैं। हिंदी साहित्य भारती वो काम कर रही है, लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि अब इस तरह के वहाँ कार्यक्रम वो कराते हैं, बच्चों की प्रतियोगिताएं कराते हैं और हिंदी के नाम पर वो बैठते हैं। वो कहते हैं कि अब इसको लेकर के बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है ऐसे कार्यक्रम होने की। तो वहां, और केवल भारतीय प्रवासी नहीं, आपको ताज्जुब होगा, जापान में, इजराइल में, उज्बेकिस्तान में, रूस में, अमेरिका में, कनाडा में, वहां के रहने वाले जो ओरिजिनल, जो वहां के मूल निवासी हैं, जो जिनकी भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन वो आज हिंदी सीख रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है, हिंदी में शोध हो रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं रोजगार के रूप में उनके सामने आ रही है, अनुवादक के रूप में वो सामने उनके आ रही है। तो बाहर भी हिंदी साहित्य भारती के संगठन को विस्तार करने का जो लक्ष्य है, एक तो ये है कि हमारी जो वहां की जो पीढ़ी है, मूल निवासी भारत के हैं, उनके संस्कार, उनके हिंदी के प्रति प्रेम बना रहे। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो हिंदी साहित्य भारती के जो संस्थापक हैं डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, क्या सोच के साथ इन्होंने इस संगठन की शुरुआत की है? क्या सोच रही होगी हिंदी को लेकर? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है हेमंत जी। डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी वो व्यक्ति हैं, वो व्यक्तित्व हैं कि जो, जैसे मैंने पहले परिचय में बताया था कि वो उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री और शिक्षा मंत्री रहे हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने विद्यालयों की जो प्रार्थनाएं होती हैं, प्रार्थना सभा होती है, उसमें वंदे मातरम को अनिवार्य किया, जो हमारा राष्ट्रगीत है। वो निर्णय आ गया, लेकिन उसके बाद में आप जानते हैं कि राजनीतिक दबाव बहुत तरह से इधर उधर से आते हैं। मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी से कहा कि हमें ये आदेश शिथिल करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर रविंद्र शुक्ल ने कहा कि वंदे मातरम का जो आदेश मेरी कलम से निकला है, मैं उसको वापस नहीं ले सकता, मंत्री पद छोड़ सकता हूं। और रविंद्र शुक्ल जी ने मंत्री पद का परित्याग कर दिया, लेकिन वंदे मातरम के अपने आदेश को वापस नहीं लिया। वो ऐसे साहित्यकार हैं, राजनीति के साथ में साहित्य का भी एक अद्भुत समन्वय उन्होंने बनाया है। बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है, और एक उनका महाकाव्य तो विश्व प्रसिद्ध हो चुका है, शत्रुघ्न चरित। हेमंत जी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कवियों ने, साहित्यकारों ने राम जी पर, भरत जी पर, सीता जी पर, रामायण के अन्य पात्रों पर बहुत लिखा। लेकिन शत्रुघ्न एक ऐसा पात्र है जो उपेक्षित सा लगता है, जिसकी चर्चा कम होती है, लेकिन पूरा महाकाव्य शत्रुघ्न पर लिख दिया। इतना बड़ा, वास्तव में वो उनकी साधना है, और उस पर हम कार्यक्रम भी कर चुके, उसकी समीक्षा कर चुके हैं। बहुत सुंदर महाकाव्य वो है। तो ऐसे हमारे डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, निश्चित रूप से वो हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और जिस तरह से वो परिश्रम करते हैं, जो उनके संपर्क हैं, जो उनके संबंध हैं, और जिस तरह से वो लोगों को जब पूरा बताते हैं, तो उनके दर्द तो उनके अंदर था ही कि हिंदी को लेकर के जिस तरह का वातावरण बना है। मैंने कहा कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन वो केवल काव्य गोष्ठियों तक सीमित रह जाती हैं। हम क्या करते हैं, कोई साहित्यिक संस्था बनी, साहब वो हफ्ते में 10 दिन में बैठ लिए, 4 कविताएं पढ़ ली, कार्यक्रम खत्म हो गया। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो इस देश के साहित्यिक वातावरण को बदलना, उस प्रदूषण को समाप्त करना, और वो सोच कहीं ना कहीं शुक्ल जी के अंदर थी, और उसको लेकर के ही उन्होंने जो सपना संजोया है, ये संस्था खड़ी की है। अभी केवल 1 वर्ष हुआ है। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में हम इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, इतना समय कैसे आप निकाल पाते हैं, अपने लिए कभी समय निकाल पाते हैं? आप इतने सारे दायित्व आपके पास है, केंद्रीय महामंत्री आप हैं, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा संघ के आप हैं, प्रदेश सह संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी, पॉलिटिक्स में आप हैं, पॉलिसी रिसर्च विभाग में भी आप काम कर रहे हैं, और प्रदेश मंत्री भी हैं विद्या भारती उत्तराखंड के, और हिंदी प्रवक्ता भी हैं बीएसएम इंटर कॉलेज के। तो इतने सारे काम होने के बावजूद अपने लिए समय निकालते हैं? सबसे पहले तो हमें इसके बारे में बताइए, और फिर अपने बारे में बताइए कि समय निकाल पाते हैं आप? देखिए हेमंत जी, मुझे काम करने में आनंद आता है। व्यस्तता में ही मैं अपने आनंद को महसूस करता हूं। मैं खाली बैठ ही नहीं सकता, ये मेरी प्रकृति है। लेकिन जहां तक मेरे सारे कार्य भी हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संलग्न हैं।
और उन कार्यों की प्रकृति भी समान है। हिंदी साहित्य भारती, हिंदी, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, और इस देश में जो एक साहित्यिक प्रदूषण जो लोग बना रहे हैं उसको समाप्त करने का बेड़ा हमने उठाया है। लोग कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। दर्पण तो ठीक है, दर्पण तो कई बार एक ऐसी चीज को भी दिखाते हैं जिसको नहीं भी दिखाना चाहिए, लेकिन दर्पण के साथ साथ साहित्य अर्पण भी होना चाहिए। ये हम हिंदी भाषा, अपना हिंदी साहित्य भारती का हमारा उद्देश्य है। हमारा जो शिक्षक संघ है, शिक्षक निश्चित रूप से शिक्षक भी समाज के भावी पीढ़ी का निर्माण करता है, और उसमें भी मुझे आनंद आता है। मेरे शिष्य बता सकते हैं कि मेरा उनके साथ में किस तरह का व्यवहार रहता है। मैं उस पीढ़ी को अंदर संस्कार डालता हूं। विद्या भारती जो हमारा संगठन है जिसका मैं प्रदेश मंत्री हूं, वह भी जो सरस्वती विद्या मंदिर है, शिशु मंदिर है, उनके माध्यम से भी हम बच्चों को आधुनिक शिक्षा तो देते ही हैं, उनके साथ साथ उनको संस्कार भी देते हैं, ताकि वो भारत के ऐसे नागरिक बने जो समता का, समरसता का भाव पैदा करके साथ साथ सब चले। तो इन सारे कार्यों में हाँ कई बार बड़ा तनाव तो नहीं कहता मैं, लेकिन कई बार बड़ा वो उलझ जाता है कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना, कैसे करना। लेकिन उसके बाद भी जब उन सब कार्यों को मैं निपटा लेता हूँ तो फिर एक आत्मसंतुष्टि होती है, और इसमें ये सब चल रहा है। यहाँ पे आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं कि यहाँ के जो नई पीढ़ी है वो किसी तरीके से वेस्टर्न कल्चर की तरफ जो उसको अडॉप्ट करती जा रही थी, उस पर आप क्या कदम उठा रहे हैं कि भाई हिंदी की तरफ अट्रैक्ट हो और भारतीय संस्कृति की तरफ अट्रैक्ट हो? उसको लेकर क्या कदम आपकी तरफ से उठाए? हेमंत जी, हमारे निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं, और मैं उन कार्यक्रमों की रूपरेखा जब आपको बताऊंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। हम ऐसे विषयों को लेकर के गोष्ठियां कराते हैं जिसमें युवा भी साहित्यकार आते हैं, हमारे वरिष्ठ भी आते हैं, और वो उनका प्रसारण पेज के हिसाब से लाखों लोगों तक वो कार्यक्रम जाते हैं, क्योंकि वो परमानेंट वहां है और वो उन पे जाते हैं। हमने संस्कार और संस्कृति, हमने धर्मनिरपेक्षता और छद्म धर्मनिरपेक्षता, हमने साहित्य और संस्कार, साहित्य और संस्कृति, इन ऐसे विषयों पर हमने कार्यक्रम कराए हैं। हिंदी भाषा को लेकर के पिछले वर्ष जब हमारा हिंदी दिवस आता है 14 सितंबर, तो उसमें क्या किया कि 1 महीने की पूरी व्याख्यानमाला चलाई, हिंदी को लेकर के अलग अलग विषयों पर हमने करा। और अभी भी हमारे 3 कार्यक्रम, बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं। राष्ट्रवंदन, अतीत का अभिनंदन, ऐसे हमारे वरिष्ठ, ऐसे साहित्यकार जो शरीर से हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन उनका साहित्य इस देश को दिशा देने वाला है, इस समाज को दिशा देने वाला है, लेकिन उनके बारे में लोग जानते नहीं है, नई पीढ़ी जानती नहीं है। उन नई पीढ़ी को ऐसे हमारे साहित्यकारों से, चूंकि उनका जो साहित्य है वो हमारे देश की संस्कृति के अनुरूप है, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना पर आधारित है। ऐसे साहित्य को उन कार्यक्रम के माध्यम से मिलाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, उत्तराखंड में रतन सिंह जौनसारी जी बहुत बड़ा नाम हुआ है, जौनसार के गढ़वाल क्षेत्र के, उनके ऊपर हमने कार्यक्रम करा 2 दिन का। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल एक बहुत बड़े साहित्यकार यहाँ के, उनके ऊपर कार्यक्रम हो चुका है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था सुब्रमण्यम भारती पर, हमने ऐसे उनको हम स्मरण करते हैं। दूसरा हमारा कार्यक्रम आता है राष्ट्रवंदन, वर्तमान का अभिनंदन। बहुत सारे साहित्यकार हैं, देश के लिए बहुत कुछ अच्छा लिख रहे हैं, समाज के लिए नई पीढ़ी को दिशा दे रहे हैं, लेकिन 7 वर्ष पूर्व, आप कहेंगे कि राजनीतिक उसमें वो तो नहीं आ रही है, 7 वर्ष पूर्व उन साहित्यकारों की रचनाओं को कोई पूछता नहीं था, उनका सम्मान नहीं होता था, मंच उनको नहीं मिलता था, संस्थाओं में दायित्व उनको नहीं मिलता था। आज हम ऐसे साहित्यकारों के व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनकी रचनाओं को, उनको हम सामने ला रहे हैं। साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा, प्रत्येक शनिवार में हमारा कार्यक्रम होता है राष्ट्रवंदन, वर्तमान का अभिनंदन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए सबसे पहले, और जो आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं। और हमारे दर्शकों को हम बता दें कि डॉक्टर अनिल शर्मा से हमारी पहले ही बातचीत होती रही है, विभिन्न मुद्दों पे अपनी राय रखते हैं, और चाहे वो उत्तराखंड प्रदेश की बात हो, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व की बात हो। लेकिन अभी बात हिंदी साहित्य को लेकर, क्योंकि 32 देशों में हिंदी साहित्य को लेकर, हिंदी साहित्य को लेकर बातचीत हो रही है इनकी तरफ से 32 देशों में, और हमारे देश में भी इनकी तरफ से राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के ऊपर बातचीत चल रही है। पूरा विषय इन्होंने बताया। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे विषय पर हम लोग फिर से आपके बीच होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।